सुप्रभात दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निमी टेक्निकल क्लासेस में। आज हम पीजीसीएल का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनी जो 14 नवंबर 2018 को पेपर हुआ था, उस पेपर का आज हम विस्तार पूर्वक एनालाइज करने वाले हैं, है ना। हम अपना इस सेशन को स्टार्ट करें इससे पहले जो रिसेंटली अभी पीजीसीएल का नोटिफिकेशन आया हुआ है ना, क्या आपने इस नोटिफिकेशन वाले हमारे वीडियो को देखा? यदि नहीं देखा है तो इस वीडियो को आप देखिएगा, नोटिफिकेशन को समझिएगा, है ना। हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए इस नोटिफिकेशन का। पहले आप पीडीएफ को पूरी विस्तार पूर्वक समझिएगा, इसके बाद अगर आप क्राइटेरिया फुलफिल करते होंगे तो फिर आप फॉर्म को अप्लाई जरूर कीजिए, है ना। आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसे हमारे दोस्त मित्र भाई होंगे जो ऑफलाइन एक एक्सपीरियंस के साथ, एक अनुभव के साथ ऑफलाइन बैच में आकर के हमारे साथ पढ़ना चाहते होंगे, तैयारी करना चाहते होंगे, चाहे वो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी हो या फिर हो एनसीवीटी मेन एग्जाम की तैयारी हो, है ना। आप आ सकते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो 8717918422 इस नंबर को डायल कीजिए, आपको सटीक जानकारी मिलेगी और विधिवत रूप से डिजिटल क्लासरूम आप सभी के लिए तैयार है ना। आप जरूर इस नंबर पे एक बार कॉल कीजिएगा। देखिए दोस्तों, कल ही मैंने एक वीडियो डाला था पावर, जो आपकी अभी वैकेंसी आई है पीजीसीएल की, इसमें जो जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन का जो सिलेबस है, सिलेबस के बारे में हमने बिल्कुल डिटेल से समझा है। सिलेबस जो सीबीटी एग्जाम है और इसका चयन प्रक्रिया कैसे कैसे होगा, है ना, स्किल टेस्ट कैसे कैसे होगा, सारी चीज़ों पर बात किया है। आप वीडियो को जो है वो जरूर देखिएगा। अपने इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर और आज इस सेशन में देखिए 25 क्वेश्चनों को हम निपटाएंगे। बिल्कुल 25 क्वेश्चनों को ऐसे सॉल्व करेंगे कि यूं समझिए कि अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में दोबारा आ गया तो बिल्कुल आप इस तरह से सॉल्व कर पाएंगे, चुटकियों में बिल्कुल सॉल्व कर पाएंगे, है ना। पहला क्वेश्चन आपके लिए है और पहला ही क्वेश्चन देखिए, जो आपकी इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की सेकेंड यूनिट है ना। कौन सी यूनिट? सेकेंड यूनिट है। वहीं से देखिए ये क्वेश्चन पूछी गई है। क्या क्वेश्चन कह रहा है? क्वेश्चन का कहना है कि विद्युत से लगी आग का शमन केवल किसके द्वारा करनी चाहिए? फोम प्रकार के अग्निशमन, कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशमन या जल के प्रकार सोडा अम्ल प्रकार के अग्निशमन का प्रयोग, है ना। देखिएगा तसल्ली के साथ, यहां पर क्या बोला गया है कि विद्युत से लगी है आग, है ना। इस फोटो को आप देखिए, इस तस्वीर को आप गौर से देखिए। इसमें एक देखिए कंट्रोल बोर्ड है यहाँ पर, है ना, कंट्रोल बोर्ड है और इस कंट्रोल बोर्ड में शॉर्ट सर्किट हो चुकी है जिसके कारण आग लगी है। तो आपको किस प्रकार का अग्निशमन का प्रयोग करना चाहिए? तो सबसे पहले आप CO2 का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर CO2 नहीं है तो फिर आप कार्बन टेट्राक्लोराइड का भी प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि इन दोनों में से किसी का भी प्रयोग करके आप आग का शमन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मेरे भाई, अगर आपके पास CO2 का सिलेंडर है तो फिर इस सिलेंडर का रंग कैसा होगा? काला होगा। यानी कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ब्लैक कलर आपको दिखाई दे रही है बैकग्राउंड, है ना, CO2। अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड है तो फिर ब्लू कलर का, यहाँ पे जो ब्लैक है ये किस कलर की होगी? ये ब्लू कलर की होगी। आपको पता चल जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड भरी हुई है और ये बिल्कुल ड्राई पाउडर होती है। किस फॉर्म में होती है? शुष्क चूर्ण के फॉर्म में होती है कार्बन टेट्राक्लोराइड, है ना, और CO2 गैस के फॉर्म में होती है ना। अब इसको कैसे आप यूज करते हैं थोड़ा सा ये भी सुनिए। सबसे पहले ये जो आपको नोब दिखाई दे रही है, इसी नोब के जस्ट सामने, यानी कि यहाँ पर एक छोटी सी क्लिप लगी होती है। इस क्लिप को जैसे ही आप खींचेंगे, खींचते ही इसको आप दबाएंगे, है ना। लेकिन दबाने से पहले ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना नोजल, इस नोजल से ही निकलती है CO2 या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इस नोजल को पहले आपको पकड़ना होगा कस के, जिधर आग लगी है उसी तरफ पकड़िए और फिर इसको दबाइए। तो फिर दबाने से क्या होगा? यहाँ से जो भी चूर्ण है, जो भी रसायन है वो बाहर निकलेगी, है ना, फिर आग का शमन करेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, कार्बन टेट्राक्लोराइड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कीजिएगा, वहां से आपको ये जो क्लास है, इस क्वेश्चन का जो हम सॉल्यूशन दे रहे हैं, इसका PDF आपको वहां पर मिल जाएगी, है ना। और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे विद्यार्थी जो सब्सक्राइब कर चुके हैं
उनको तो भली भांति प्रकार से पता है कि किस प्रकार का कंटेंट हम आपको दे रहे हैं। और जो विद्यार्थी नहीं सब्सक्राइब किए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब कीजिए और फिर देखिए कैसे दमदार तैयारी हमारे द्वारा आपको कराई जा रही है। अब सेकेंड क्वेश्चन है कि लौह प्रकार के गतिशील उपकरणों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसको देखिए एसी और डीसी दोनों के लिए की जाती है। यानी कि एसी सर्किट है, उसमें हमें क्या क्या मापना है? अगर हमें करंट मापना है, अगर हमें वोल्टेज मापना है, या फिर पावर फैक्टर मापना है ना, पावर फैक्टर मापना है, या फिर आपको मापना है फ्रीक्वेंसी, या फिर आपको फ्रीक्वेंसी मापना है। इन चारों राशियों का मापन ये कर सकती है, करंट, वोल्टेज, पावर फैक्टर और फ्रीक्वेंसी, चाहे एसी सर्किट हो चाहे डीसी सर्किट की हो, ठीक है ना। अब इसमें क्वेश्चन क्या क्या बनता है वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑप्शन नंबर सी तो करेक्ट हो चुकी है। यहां से बनता है कि जो आपकी एमआई प्रकार की इंस्ट्रूमेंट है ना, इसमें डैम्पिंग किस प्रकार की जाती है ना, डैम्पिंग किस प्रकार की जाती है? तो देखिए इसमें डैम्पिंग एयर फ्रिक्शन होती है ना, एयर घर्षण, इसमें क्या होती है? डैम्पिंग होती है। और एक यहाँ से क्वेश्चन पूछा था, इसका स्केल कैसा होता है? इस मीटर का स्केल किस प्रकार की होती है? तो नॉन लीनियर। कैसा स्केल होता है? नॉन लीनियर इसका स्केल होता है। डैम्पिंग एयर फ्रिक्शन होती है ना। एसी डीसी दोनों प्रकार की सर्किट में ये काम क्या करती है? काम करती है ना। ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए। देखिए अभी यूपीपीसीएल में एग्जाम हुआ है अभी रिसेंटली, इस टॉपिक से क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। एक संवाहक का गुण जो इसके माध्यम से धारा के प्रवाह का विरोध करता है उसे मेरे भाई क्या कहते हैं? उसको वोल्टेज, प्रवाहकत्व, धारा या प्रतिरोध कहते हैं। देखिएगा, प्रतिरोध यानी कि रजिस्टर, प्रतिरोध यानी कि रजिस्टर, है ना, और एक होता है रेजिस्टेंस। आप कहेंगे इन दोनों में फर्क हमें बताइए, इन दोनों में हमें फर्क बताइए। तो रजिस्टर क्या है? रजिस्टर एक प्रोडक्ट है। रजिस्टर क्या है? एक प्रोडक्ट है, एक धातु है, एक मटेरियल है ना। लेकिन रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस इस मटेरियल का, इस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज है, इसका क्या है? ये गुण है। अब रेजिस्टेंस काम कैसे करती है? अब रेजिस्टेंस जो है ये काम कैसे करती है? तो देखिए रेजिस्टेंस का काम क्या है कि किसी सर्किट में या किसी वायर में करंट का जो फ्लो हो रहा है उसको रोकना, है ना। यानी कि ये जो रेड कलर से एरो का निशान दिखाई दे रहा है ये क्या है? करंट है ना। ये क्या है? करंट है। और ये है आपकी प्रतिरोध। प्रतिरोध का काम क्या होता है कि करंट के प्रवाह को रोकना, और करंट के प्रवाह को कंट्रोल भी किया जाता है इसी से, रेजिस्टेंस से, यानी कि रजिस्टर से। रेजिस्टेंस क्या है? उसकी प्रॉपर्टीज है, उसकी गुण है। अगला है कि 10 HP की शक्ति वाली एक प्रेरण मोटर के लिए प्रेरण मोटर प्रारंभक स्टार्टर होगा, यानी कि कौन सा स्टार्टर होगा? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और यहाँ से देखिए आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बनते हैं, और जब आपका स्किल टेस्ट होता है तो स्किल टेस्ट में भी ये आपको देखने को मिल सकता है। इसको आपको प्रैक्टिकल रूप से वो इस पर काम करवा सकते हैं। तो शिद्दत से सुनिएगा, ये तारा यानी कि स्टार प्रारंभक इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहाँ पर पूछा जा सकता है कि कॉन्टेक्टर की संख्या, इसमें कॉन्टेक्टर की संख्या कितनी होती है? तो इसमें 3 कॉन्टेक्टर होते हैं। एक होता है मेन, एक होता है मेन, फिर होती है स्टार कॉन्टेक्टर, और होती है डेल्टा कॉन्टेक्टर। यानी कि अब यहाँ से आप देखिएगा, ये है आपकी मेन कॉन्टेक्टर, ये है डेल्टा, और ये है स्टार, है ना। स्टार कॉन्टेक्टर को आप कैसे पढ़ेंगे, कैसे समझेंगे? क्योंकि स्टार में जो ऊपर पावर वायर किया हुआ होता है उसको हम लूप कर देते हैं आपस में, वहीं से समझ में आ जाती है ये हमारी स्टार कॉन्टेक्टर है ना। ये क्या है? 3 इसमें कॉन्टेक्टर होते हैं। कॉन्टेक्टर में देखिएगा हमेशा पावर वायरिंग किया जाता है, और इसी के अंदर एक एनो लगी होती है, स्विच होती है, जिसको हम कंट्रोल वायर करते हैं, कंट्रोल वायरिंग से सप्लाई देते हैं। और इसमें कंट्रोल वायरिंग का काम क्या होता है? यहाँ पर देखिए एक टाइमर लगी हुई है ना। टाइमर क्या करेगी? ओवरलोडिंग के टाइम पर, जिस टाइम पर आप इसको सेट करके रखेंगे उतने ही टाइम पर ये क्या करेगी? ये होल्ड करा देगी, है ना। किसको? कॉन्टेक्टर को ये क्या करा देगी? होल्ड करा देगी और सेफ्टी प्रोवाइड कराएगी, है ना। तो कंट्रोल वायरिंग देखिए किसके लिए लगी हुई है? एनो स्विच के लिए लगी हुई है, और यहाँ पर टाइमर है उसके लिए लगी हुई है। यहाँ पर
MCB लगे हुए हैं 1 पोल के, उसके लिए लगी हुई है। यहाँ पर RYB यानी तीनों फेज की सप्लाई को रिप्रेजेंट करने के लिए, दिखाने के लिए, इंडिकेशन के लिए कंट्रोल वायरिंग किया गया है मेरे भाई, है ना। तो ये होता है, कितने कॉन्टेक्टर हो गए टोटल? 3 कॉन्टेक्टर हो गए ना, स्टार, डेल्टा और मेन। इसमें ओवरलोड भी लगी होती है, ये आपको ओवरलोड रिले दिखाई दे रही है, लेकिन जो आपका ड्यूल स्टार्टर होता है उसमें ओवरलोड रिले नहीं लगाई जाती। किसी लोड के बंद करने पर चिंगारी उत्पन्न होती है, क्यों परिपथ में? क्योंकि परिपथ में उच्च होती है या होता है। कौन सी ऐसी राशि है एसी सर्किट की जिसकी वजह से जब सर्किट को हम लोड को ऑफ करते हैं, स्विच ऑफ करते हैं, तो फिर चिंगारी उत्पन्न होती है? उसको हम कहते हैं मेरे भाई, उसको हम क्या कहते हैं? प्रेरकत्व। उसको हम क्या कहते हैं? प्रेरकत्व। यानी कि आपने देखा होगा कि किसी इंडस्ट्रियल में कोई ऐसा कंपनी है जहां पर मशीनें बहुत ज़्यादा चलाई जा रही है, इंडक्टिव लोड बहुत ज़्यादा है, तो फिर उसके केस में क्या होता है कि इंडक्टिव लोड ज़्यादा अगर है तो जिस पैनल से सारे इंडक्टिव लोड कनेक्ट हैं, सारे इंडक्टिव लोड चल रहे हैं, अगर उस पैनल में आप अगर लाइव काम करेंगे तो स्पार्किंग इतना बुरी तरीके से होता है। और स्पार्किंग होने और चिंगारी होने का कारण क्या है? वही इंडक्टेंस, यानी कि इंडक्टिव लोड बहुत ज़्यादा है ना, ये बात है। फिर है भूमिगत नलिकाओं में तार लगाने, कंड्यूट पाइप वायरिंग का दूसरा नाम क्या है? अब यहां से समझिए, आपने देखा होगा कि जब भी आप घर बनवाते हैं या कोई बिल्डिंग तैयार होती है तो उसमें कंसील्ड वायरिंग की जाती है, यानी कि अंडरग्राउंड वायरिंग जिसको हम कहते हैं। जैसे दीवार खड़ी होती है ना, जैसे बिल्डिंग तैयार होती है उसी टाइम पर के हम क्या करते हैं? पाइप डाल देते हैं, अंदर ही अंदर कंड्यूट पाइप डाल देते हैं, और वायरिंग जो है वो बाद में करते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम डक्ट वायरिंग भी कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? डक्ट वायरिंग या फिर कंसील्ड वायरिंग। देखिएगा, जो कंसील्ड वायरिंग है ना, इसकी वोल्टेज रेटिंग क्षमता कितनी होती है ना? वोल्टेज क्षमता इसकी कितनी होती है? तो इसकी 230 वोल्ट से लेकर के 450 वोल्ट। कितना? 230, यानी कि सिंगल फेज और 3 फेज दोनों फेजों में काम करते हैं। सिंगल और 3 दोनों फेजों में काम कर रही है। और इसकी देखिए, जब इसको हम इसमें वायरिंग करते हैं, है ना, तो जो कारीगरी होता है वो कुशल कारीगर होना चाहिए। कुशल कारीगर ही इस वायरिंग को कर सकता है ना। कोई नौसिखिया इलेक्ट्रिशियन होगा तो फिर बिगाड़ देगा वायरिंग, ठीक है ना। और इसमें देखिए यांत्रिक हानि, है ना, यांत्रिक हानि से ये क्या होती है? सुरक्षित होती है। यांत्रिक हानि से ये सुरक्षित होती है। और ये नमी से क्या होती है? ये नमी से भी सुरक्षित होती है ना। आग से क्या होती है मेरे भाई? ये आग से भी सुरक्षित होती है। यानी कि जो आपका कंसील्ड वायरिंग है, जो छिपी हुई वायरिंग है, वो फायर प्रूफ होता है, वाटर प्रूफ होता है, मैकेनिकल लॉस से ये सेफ होता है ना। और इसमें जो कारीगर होता है, टेक्नीशियन, जो इलेक्ट्रिशियन होता है, वो भी कुशल कारीगर होती है ना। सारी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। एक ही क्वेश्चन में मैं आपको इतना कंटेंट दे रहा हूँ कि इससे चाहे तो 10 क्वेश्चन तैयार हो सकते हैं, है ना। तो इसी बात पर एक लाइक जरूर दीजिएगा इस वीडियो को, और शेयर कीजिएगा अपने मित्रों तक, है ना। भले ही आप पूरे वीडियो को देखने के बाद, पूरे क्लास को देखने के बाद जब आपको अच्छा लगे तो आप जरूर शेयर कीजिएगा इसको दूसरे विद्यार्थियों तक, है ना, ताकि उनका भी जो है वो हेल्प हो सके। नेक्स्ट पूछा गया था पीजीसीएल में कि एक सीआरओ है, उसकी स्क्रीन में, है ना, उसके स्क्रीन में देखिए 10 मिलीसेकंड का टाइम चल रहा है ना। स्वीप समय के साथ अनुमानित आरादंती आवृत्ति कितनी होगी, यानी कि सॉ टूथ वेव के बारे में पूछा गया है। यहां से आपको फ्रीक्वेंसी निकालना है। फ्रीक्वेंसी बराबर 1/t, बड़ा फॉर्मूला सिंपल सा है। अब f बराबर देखिए 1/t, टाइम कितना है? 10 मिलीसेकंड, है ना। यानी कि 10 घात -3 ऊपर ले जाएंगे, 10 घात +3 हो जाएगी, है ना, 1000। ठीक, अब ये देखिए 10 काट देगी, 1 0 को, बचा कितना? 100। यही है आपकी करेक्ट आंसर, है ना। कितना है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इतना सिंपल सा, बस आप इलेक्ट्रिशियन थ्योरी को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लीजिए, बाकी पीजीसीएल की नौकरी आपके सामने खड़ी है। एम्पियर मीटर और वोल्ट मीटर की सीमा के विस्तार के लिए प्रतिरोध को किस क्रम में, एम्पियर मीटर के किस क्रम में प्रतिरोध को लगाते हैं, और वोल्ट मीटर के किस क्रम में मल्टीप्लायर को लगाते हैं। तो इसमें देखिए एम्पियर मीटर जो होता है ना, जैसे कि ये एम्पियर मीटर है ना, ये क्या है? एम्पियर मीटर है। तो इसके समांतर क्रम में यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? एक प्रतिरोध लगाएंगे, है ना। और इस प्रतिरोध का क्या नाम होगा?
इसको हम कहते हैं शंट प्रतिरोध। इसको हम क्या नाम देंगे? शंट प्रतिरोध। और लगा किस में है? समांतर में, यानी कि समांतर ये भी है, ऑप्शन नंबर डी भी समांतर है। फिर है बात वोल्ट मीटर की। वोल्ट मीटर देखिए ये है Vm और इसी के यहां पर लगी होगी एक रेजिस्टेंस जिसको हम नाम देते हैं Rm। अब देखिए ये एक रेजिस्टेंस है, लेकिन ये किसके कैसे लगी हुई है? सीरीज में। तो पहला होगा समांतर, फिर श्रृंखला। इसको ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। अब इसको हम क्या कहते हैं? मल्टीप्लायर। इसको हम कहते हैं मल्टीप्लायर। जो सीरीज में लगा हुआ है उसको मल्टीप्लायर, जो समांतर में लगा हुआ उसको शंट कहते हैं, है ना। बड़ा सिंपल सा ऑप्शन है, बड़ा सिंपल सा इसका आंसर भी होने वाला है ना। एक चुंबकीय परिपथ में चुंबकीय क्षमता का मापन किसके रूप में किया जाता है? फैराडे, एमएमएफ, हेनरी या कूलाम के रूप में? तो एमएमएफ के रूप में किया जाता है। देखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं आपको। एमएमएफ का पूरा नाम क्या होता है? मैग्नेटो मोटिव फोर्स। ये एक इस प्रकार का बल है कि जो चुंबकीय सर्किट होता है, चुंबकीय सर्किट में जो चुंबकीय क्षेत्र होती है ना, चुंबकीय सर्किट में क्या होती है? चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड। इसी चुंबकीय क्षेत्र में जो फ्लक्स होता है वो क्या करता है? वो गति करता है। किसके अनुसार गति करता है? यानी कि किसके कारण गति करता है? तो वो गति करता है, देखिए एमएमएफ के कारण। एमएमएफ क्या करता है कि चुंबकीय क्षेत्र में इस फ्लक्स को एक मोमेंट प्रदान करता है, यानी कि इसको फ्लो होने में मदद करती है। जैसे विद्युत परिपथ में ईएमएफ होती है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये क्या करती है? विद्युत क्षेत्र में, किसमें? विद्युत क्षेत्र में धारा को फ्लो कराती है, यानी कि धारा का प्रवाह किसके कारण होती है? ईएमएफ के कारण। ईएमएफ क्या है? एक बल है। ये क्या है? एक इलेक्ट्रो बल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बल है ना। ये धारा को क्या करती है? एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है। वैसे ही एमएमएफ क्या करती है? चुंबकीय क्षेत्र में फ्लक्स को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम करती है। ये दोनों के एमएमएफ और ईएमएफ क्या है? दोनों के दोनों एक प्रकार का क्या है? बल है, बस अलग अलग सर्किट में अलग अलग तरीके से काम करती हैं। फिर वहीं पर है नेक्स्ट है 132 केवी संचरण लाइंस में किस प्रकार के रोधक का प्रयोग किया जाता है ना। शिफ्ट फर्स्ट का ये क्वेश्चन है। पिन और साइकिल प्रकार, डिस्क प्रकार, पिन प्रकार के या साइकिल प्रकार के? तो आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। ये आपके सामने एक फिगर है, इस फिगर को आप देखिए, है ना। यहाँ पर क्या होती है? यहाँ पर वायर जाती है। देखिए ये वाला जो पोर्शन है इसमें क्या रहती है? इसमें वायर कनेक्ट होती है। और ये देखिए 132 केवी ट्रांसमिशन लाइन में इसका हम यूज करते हैं। अगर आपसे पूछे कि पिन और साइकिल प्रकार का जो है, तो ये देखिए 650, कितना? 650 वोल्ट तक की वोल्टेज में इसका हम इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो पिन प्रकार का इंसुलेटर हो, चाहे वो साइकिल प्रकार का इंसुलेटर है। स्थायी चुंबक गतिशील कुंडली उपकरणों का प्रयोग कहां पर, किसकी आपूर्ति के साथ किया जाता है? यानी कि पीएमएमसी के बारे में पूछ रही है। किसके बारे में? पीएमएमसी मीटर के बारे में पूछ रही है। तो ये केवल डीसी परिपथ में काम करती है ना। डीसी परिपथ का करंट मापेगी, वोल्टेज मापेगी, क्योंकि डीसी परिपथ में ना पावर फैक्टर होती है ना, यूनिटी हम मान लेते हैं, ना ही इसमें फ्रीक्वेंसी होती है। तो करंट और वोल्टेज का मापन पीएमएमसी मीटर केवल डीसी सर्किट का ही कर सकती है, पहली बात। और दूसरी पॉइंट यहाँ पर नोट करिएगा कि इसमें जो डैम्पिंग होती है मेरे भाई, इसमें जो डैम्पिंग होती है वो कैसी होती है? डैम्पिंग एडी करंट डैम्पिंग। कैसा? एडी करंट डैम्पिंग। और दूसरी स्केल इसका कैसा होता है इस मीटर का? तो लीनियर। कैसा होता है? लीनियर इसका स्केल होता है ना। तो ऑप्शन ए नंबर ही आपका सही होगा, दिष्ट धारा, है ना। यहां पर भरिएगा दिष्ट धारा, इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। वहीं पर है अगला कि 3 प्रावस्थाओं वाली आपूर्ति को किसकी सहायता से 2 प्रावस्थाओं वाली आपूर्ति में परिवर्तन किया जा सकता है? यानी कि ये ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन है और ये वाइंडिंग का क्वेश्चन है। किसका है? वाइंडिंग का क्वेश्चन है। कहने का मतलब इनका है कि एक ऐसा वाइंडिंग करना है आपको, है ना। एक ऐसा वाइंडिंग करना है जो 2 फेज को 3 फेज में या फिर 3 फेज को
टू फेज में कन्वर्ट कर दे, है ना। ऐसी कौन सी वायरिंग है, तो इस वायरिंग को हम कहते हैं स्कॉट वायरिंग। इसको हम क्या कहते हैं, स्कॉट वाइंडिंग, स्कॉट वाइंडिंग करते हैं, कहते हैं। स्कॉट वाइंडिंग क्या होता है, स्कॉट वाइंडिंग का मतलब होता है कि जैसे ये 3 फेज को 2 फेज में कन्वर्ट करती है तो हीट जनरेट होता है ना। इसका स्कॉट वाइंडिंग का बेसिकली काम क्या होता है, ऊष्मा उत्पन्न करना, और इस ऊष्मा को हम कहां पर प्रयोग करते हैं, आर्क फर्नेस में, विद्युत भट्ठी में, है ना। ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है ना। देखिएगा नेक्स्ट है वहीं पर कि भूमि रिसाव यानी कि अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर ELCB। जब आप किसी प्लांट में प्राइवेट सर्विस या फिर गवर्नमेंट सर्विस करने जाएंगे तो आपको ये जो MCB ELCB ब्रेकर वगैरह होते हैं ये काफ़ी सारे देखने को मिलेंगे। बाई चांस आपको काम भी इस पर करने को मिलेगा, है ना। तो ELCB जो है बस थोड़ा थोड़ा इसके बारे में प्रैक्टिकल नॉलेज तो नहीं, थ्योरेटिकल नॉलेज जरूर लेकर के जाइएगा, ताकि जब प्रैक्टिकल आप करेंगे तो आपको चीज़ें जल्दी समझ में आएंगी, है ना। भूमि रिसाव, अर्थ लीकेज, परिपथ वियोजक किसे कहा, इसको भी कहा जाता है अवशेष धारा परिपथ वियोजक, इसको कहा जाता है, यानी कि अवशेष धारा परिपथ वियोजक। देखिए यहाँ से क्या है, फेस और न्यूट्रल जाएगी, यहाँ से फेस और न्यूट्रल क्या होगी, आउटपुट निकाली जाएगी। यहीं पर देखिए यहाँ पर DP लगा हुआ है, ये क्या है, एक DP डबल पोल स्विच है MCB। ये मिली एम्पियर में काम करती हैं, किसमें, मिली एम्पियर में। ये 3 मिली, कितना, 3 से 5 मिली एम्पियर में ये काम करेगी, यानी कि 3 से 50 मिली एम्पियर, कितना, 3 से 50 मिली एम्पियर में काम कर रही है। यानी कि 3 मिली एम्पियर का करंट जब भी लीकेज होगी किसी बॉडी के माध्यम से, किसी सर्किट में से, तो फिर ये तुरंत क्या होगी, एक्टिव हो जाएगी और सर्किट को ये क्या करेगी, सेफ्टी प्रोवाइड कराएगी, है ना। बहुत ही सेंसिटिव होते हैं और इसके जगह पे आज के टाइम पे RCD भी आ रही है ना। कौन सी, ELCB RCD भी आ रही है जो इससे भी ज़्यादा सेंसिटिव होती है। अपकेंद्रीय स्विच अधिकतम गति के किस % पर वियोजित हो जाती है। अब देखिएगा यहाँ पर आप कि सिंगल फेज मोटर का ये क्वेश्चन है ना। ये किसका क्वेश्चन है, सिंगल फेज मोटर का क्वेश्चन है। ये रनिंग वाइंडिंग है और यहाँ पर एक कैपेसिटर कनेक्ट होगी, यहीं पर होगी आपकी सेंट्रीफ्यूगल स्विच, यहाँ पर होगा आपका रोटर वाइंडिंग, है ना। इस प्रकार से स्क्वायरल के शॉर्ट सर्किट रोटर होगा। फेस और न्यूट्रल आप क्या देंगे, मैंने आपको पूरा ब्लॉक डायग्राम भी बना के दिखा दिया, है ना। ये रनिंग वाइंडिंग, ये स्टार्टिंग वाइंडिंग। देखिएगा ये है आपका सेंट्रीफ्यूगल स्विच, इसको शॉर्ट में CFS भी कहते हैं। यानी कि आपकी मोटर, स्क्वायरल केज मोटर अगर 1000 RPM पर इसकी रोटर गति करती है, अगर इसकी रोटर 750 RPM पर आ जाती है चलते चलते, तो उस टाइम पर क्या होगी, ये CFS जो है यहाँ से ओपन हो जाएगी और ओपन होते ही जो आपकी रनिंग वाइंडिंग है, स्टार्टिंग वाइंडिंग है, ये क्या हो जाएगी, स्टार्टिंग वाइंडिंग डिस्कनेक्ट हो जाएगी और मोटर केवल और केवल रनिंग वाइंडिंग पर रन करती रहेगी। लेकिन देखिए अगर यहाँ पर क्वेश्चन उल्टा आ जाए, है ना, यहाँ पर पूछ दे कि जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच है, अपकेंद्रीय स्विच है, ये 75% स्पीड प्राप्त करने के बाद भी ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच ना खुले, तो फिर स्टार्टिंग वाइंडिंग का क्या हाल होगा। स्टार्टिंग वाइंडिंग का तो भैया बुरा हाल होगा, इसका क्या होगा, इसका बुरा हाल होगा। क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग वाइंडिंग इतना ज़्यादा हिट हो जाएगी, हिट होने के कारण स्टार्टिंग वाइंडिंग जो है वो जल जाएगी, है ना, जल के धुआं धुआं हो जाएगी, इसलिए इसका डिस्कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। वहीं पर देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है कि पिन वाइज का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है। तो पिन जैसे छोटी वस्तुओं को क्या करने के लिए, धारण करने के लिए इसका हम इस्तेमाल करते हैं। देखिएगा विद्युत औजार से 2 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। एक त्रिप्रावस्था स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर को किसके द्वारा आरंभ किया जा सकता है, तो हम ड्यूल स्टार्टर के द्वारा भी कर सकते हैं और स्टार डेल्टा स्टार्टर के द्वारा भी कर सकते हैं। ड्यूल स्टार्टर देखिए, इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा 5 HP तक की इंडक्शन मोटर को चालू करते हैं, लेकिन एक ऐसा केस है अगर आपके पास 40 HP की इंडक्शन मोटर है लेकिन आपके पास ड्यूल स्टार्टर ही है और आपको उस मोटर को कंटिन्यू 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते चलाना है, लगातार 8 से 10 दिन, तो कहा जाता है कि ड्यूल स्टार्टर सक्सेसफुल हो जाती है। लेकिन अगर आपको थोड़े टाइम के लिए चलाना है तो फिर ड्यूल स्टार्टर वहाँ पे काम नहीं आएगी, फिर कैपेसिटी को आपको ध्यान में
रखना पड़ेगा, है ना। तो ड्यूल स्टार्टर 5 और 5 के आगे स्टार डेल्टा स्टार्टर। लेकिन ये जो मैंने आपको सिचुएशन बताया, इस सिचुएशन को जरूर आप याद रखिएगा। फिर है शुष्क सेल में प्रयोग किया जाने वाला विद्युत अपघट यानी कि इलेक्ट्रोलाइट जो है कौन सी होती है, तो इसमें देखिए NH4Cl, है ना, कौन सी होती है ये, अमोनिया क्लोराइड। अमोनिया क्लोराइड, अमोनिया क्लोराइड इसमें क्या है, अमोनिया क्लोराइड इसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में काम में लेते हैं और आंसर ऑप्शन नंबर सी में है। देखिए जो शुष्क सेल है ये एक प्रकार का प्राइमरी सेल है और ये आज के टाइम पे देखिए घड़ियों में यूज की जा रही है ना, खिलौनों में यूज किए जा रहे हैं, और घड़ी हो गया, खिलौना हो गया, हर जगह यूज किए जा रहे हैं। इसको वन टाइम यूज करते हैं, जैसे ही एक बार इसको यूज किए, है ना, ये पूरी तरह से डिस्चार्ज हो गई, इसको फेंक देते हैं। ये रिचार्जेबल नहीं है, इसको हम रिचार्ज मतलब कि इसको हम चार्ज नहीं कर सकते। रिचार्ज का मतलब क्या हुआ कि दोबारा चार्ज करना, इसको हम दोबारा चार्ज नहीं कर सकते मेरे भाई, है ना। और इसमें क्या होता है, NH4Cl जो है ये शुष्क सेल के अंदर ये इलेक्ट्रोलाइट होती है। नेक्स्ट है कि एक विद्युताग्र यानी कि इलेक्ट्रोड के ऊपर जमा सामग्री का द्रव्यमान, द्रव्यमान किसमें होता है, M मास, M बराबर ZIT, है ना, द्रव्यमान होता है, विद्युत के परिणाम के अनुपातिक होती है और विद्युत रसायन के समतुल्य यानी कि विद्युत रसायन के बराबर होती है इसका क्या, द्रव्यमान, है ना। नेक्स्ट है कि एक श्रृंखला परिपथ में धारा कितनी दिशाओं में बहती है, प्रवाहित होती है। देखिएगा ध्यान से सुनिए, यहाँ पर मान लीजिए एक सीरीज सर्किट है, ये प्रतिरोध है, ये इंडक्टर है और ये कैपेसिटर है, सब के सब आपस में सीरीज में कनेक्ट हैं। कितने वोल्ट से, 230 वोल्ट AC सप्लाई से ये कनेक्ट है ना। इसमें धारा देखिए कितने रास्तों से बहेगी, एक ही रास्ता से, है ना, एक ही रास्ता से धारा बह रही है। इसमें क्या है, इसमें जो आपकी धारा है वो समान होगी, है ना, और जो वोल्टेज होती है वो असमान, कैसी होगी, अलग अलग। लेकिन यहीं पर अगर इन्हीं पैरामीटर्स को हम किस में कनेक्ट कर दें, ये है प्रतिरोध, ये है इंडक्टर और ये है आपकी कोई कैपेसिटर, इसको हम इस प्रकार से समांतर क्रम में कनेक्ट कर देते हैं, तो फिर देखिए यहाँ पर चेंज हो जाएगी, राशियाँ जो हैं वो चेंज हो जाएंगी। मान लीजिए 230 वोल्ट AC सप्लाई है, तो इसमें देखिए करंट के कितने रास्ते हो गए, यहाँ से लेकर इस ब्रांच तक तो करंट सेम रहेगी, लेकिन इधर करंट अलग जाएगी, इस ब्रांच में अलग, इस ब्रांच में अलग, है ना। तो करंट इसमें क्या होगा, समांतर में धारा जो है वो अलग अलग, धारा कैसी होगी, अलग अलग होगी, और जो वोल्टेज है वो एक समान, कैसा, एक समान। इसीलिए घरों में जो हम वायरिंग करते हैं वो समांतर में वायरिंग करते हैं, किसमें, पैरेलल में वायरिंग करते हैं, ताकि जितने भी हमारे उपकरण हैं, चाहे वो प्रेस हो, हीटर हो, मोटर हो, बल्ब हो, कूलर हो, पंखा, टीवी, फैन, सब कुछ को हमारे एक बराबर वोल्टेज मिले और जिस रेटिंग पर वो उपकरण है उतना उसको वोल्टेज मिले, आराम से चले वो, है ना। धारा वो अपने अकॉर्डिंग ले लेती है, अपने लोड के अकॉर्डिंग ले लेती है, लेकिन वोल्टेज सबको सेम मिलती है। इसलिए वायरिंग घर की हमेशा किस में करते हैं, इस क्रम में की जाती है। और धारा इसमें अलग अलग होते हैं, इसमें धारा के केवल एक ही रास्ते होते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट आंसर हो चुका है। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, किसी भी संस्थापना में लघु परिपथ यानी कि शॉर्ट सर्किट परीक्षण में शॉर्ट सर्किट की स्थिति में जो मैगर की रीडिंग होती है वो कैसी होती है, मैगर की रीडिंग शून्य होती है। कौन सी कंडीशन है, शॉर्ट सर्किट की, कौन सी कंडीशन, शॉर्ट सर्किट की। तो शॉर्ट जब होती है सर्किट तो इसमें जो धारा होती है ये इनफाइनाइट, अनंत हो जाती है, और इसमें जो वोल्टेज होती है ना वो वोल्टेज रेजिस्टेंस के साथ ही ये शून्य हो जाती है। जिस प्रकार से आपकी प्रतिरोध जो हो गई, रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस शून्य हो जाती है, उसी प्रकार से आपका वोल्टेज भी जीरो हो जाती है ना। आप वोल्ट मीटर से उस केस में जब वोल्टेज को मेजर करेंगे तो वोल्टेज भी 0 वोल्ट आएगी, लेकिन धारा एम्पीयर मीटर से मापेंगे तो वहां पर इनफाइनाइट, अनंत आपको रीडिंग दिखाएगी। ठीक है ना। आंसर शून्य की ओर हम चलेंगे। ऑप्शन नंबर जो है बोर्ड ने भी इसी को करेक्ट आंसर माना था, हमारा भी यही करेक्ट आंसर है। अगला है कि मुख्य क्षेत्र प्रवाह यानी कि फ्लक्स पर आर्मेचर प्रवाह के प्रभाव को हम क्या कहते हैं, तो इसको देखिए हम आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं ना। ऑप्शन नंबर जो है ये बी ही सही होगा, आर्मेचर रिएक्शन। अब आर्मेचर रिएक्शन को समाप्त करने के कई सारे तरीके हैं। पहला तरीका नोट करिएगा,
जो आपकी यानी कि जो मोटर की फील्ड वाइंडिंग, मोटर हो या जनरेटर हो, मोटर की फील्ड वाइंडिंग में टर्न्स की संख्या बढ़ाकर, किसकी? टर्न्स की संख्या बढ़ाकर, टर्न्स की संख्या को क्या हम करते हैं? इंक्रीज कर देते हैं। इससे भी आर्मेचर रिएक्शन कम हो जाती है। फिर हम पोल स्टैकिंग, पोल स्टैकिंग करके, यानी कि पोल स्टैकिंग का मतलब होता है कि पोल को स्लॉट के रूप देना, है ना, इससे भी कम होती है। और तीसरा पोल सैम्फरिंग। पोल सैम्फरिंग का मतलब होता है मेरे भाई तिरछा करना। क्या होता है? तिरछा करना। पोल को तिरछा कर देने से भी क्या होता है? आर्मेचर रिएक्शन समाप्त हो जाती है। और एक है पोल स्लॉटिंग, पोल कोर स्लॉटिंग, है ना। पोल कोर को हम स्लॉटिंग के रूप में दे देते हैं, स्लॉटिंग बना देते हैं पोल को, पोल के कोर को, तो भी आर्मेचर रिएक्शन समाप्त हो जाती है। फिर एक है बड़ा मशहूर पॉइंट है कि हम कंपनसेटिंग वाइंडिंग, कंपनसेटिंग वाइंडिंग, है ना, कंपनसेटिंग वाइंडिंग, जो कि बहुत ज़्यादा किया जाता है और सबसे आसान भी होता है ना। इसमें देखिए किसी भी प्रकार की कोई कंपनसेटिंग वाइंडिंग नहीं की गई है। अगर इसमें हम कंपनसेटिंग वाइंडिंग करना चाहेंगे तो हम इसके पोल फेस पर कंपनसेटिंग वाइंडिंग इस प्रकार से हम कर देते हैं ना, इस प्रकार से हम कंडक्टर यहाँ पर लगा देते हैं। लेकिन कंपनसेटिंग वाइंडिंग जो पोल फेस होता है ना, मोटर का जो मेन पोल होता है, मोटर का मेन पोल का जो पोल फेस होता है, इस पोल फेस को हमें केवल और केवल 70% एरिया को ही कवर करना होता है। यानी कि इसके केवल 70% एरिया में ही हम कंपनसेटिंग वाइंडिंग को क्या करते हैं? हम इस पर लगाते हैं, 100% को कवर नहीं करते। ओके। नेक्स्ट, सौर दीप के लिए किस प्रकार के दीपों को प्रयोग करने के लिए वरीयता दी जाती है? तो एलईडी। देखिए सिंपल सी बात है, आजकल के टाइम पे बहुत ज़्यादा एलईडी यूज की जा रही है। इसमें से वोल्टेज का जो कम वोल्टेज रेटिंग में ये आपको अच्छी प्रकाश देंगे, है ना। ये जो डिस्प्ले चल रही है बोर्ड की, ये भी एक एलईडी है। जो लाइटें मेरे अगल बगल जल रही हैं, ये भी एलईडी है ना। तो एलईडी का प्रचलन बहुत ज़्यादा हो गया है। किसको ओवरकम करके एलईडी को ला गया है? ये पहले सीएफएल चलती थी, है ना, सीएफएल से बेटर है एलईडी। ओके। सीआरओ का सही पूर्ण रूप निम्नलिखित में कौन है? तो ये होगा ऋणाग्र किरण दोलनदर्शी। अब यहाँ से यूपीपीएसएल में क्वेश्चन क्या पूछा गया था वो मैं आपको बताता हूँ। सीआरओ के डिस्प्ले पे किस प्रकार का पैटर्न बनता है ना। तो लिखेगा लिसाजू पैटर्न्स। कौन सा पैटर्न्स? लिसाजू पैटर्न्स बनता है सीआरओ के डिस्प्ले पर, है ना, लिसाजू पैटर्न्स। लेकिन जो सीआरओ के अंदर दो प्लेट होती है, एक होती है एक्स प्लेट और दूसरी वाई प्लेट, है ना। एक्स और वाई प्लेट जो होती है ना, इन्हीं दोनों प्लेटों का गेम होता है। अगर एंगल इन दोनों प्लेटों पर अलग अलग है तो अलग अलग प्रकार का लिसाजू पैटर्न्स आपको दिखाई देगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यही आपका सही आंसर होगा, ऋणाग्र किरण दोलनदर्शी इसको हम कहते हैं। फिर है कि तरंग परिवेष्टन, यानी कि वेव वाइंडिंग में समांतर रास्ते कितने होते हैं? तो इसमें 2 होते हैं। वेव वाइंडिंग में कितने होते हैं? केवल और केवल 2 होते हैं। अगर यहाँ पर लैप वाइंडिंग होती तो पोल की संख्या के बराबर होती। फिर है विद्युत मिश्रक, यानी कि इलेक्ट्रिक मिक्सर, जो आज के टाइम पर हर किसी के यहाँ है ना, चटनी पीसने के लिए, मसाले बनाने के लिए में किस प्रकार के मोटर को यूज करते हैं? तो सार्वभौमिक, जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल मोटर, सार्वभौमिक मोटर का हम इस्तेमाल करते हैं। ये एक प्रकार की सिंगल फेज मोटर है, जो कि कोई ऐसा मोटर आज तक नहीं बना जो इसको टक्कर दे दे। इसका आरपीएम लगभग 30,000 से 40,000 आरपीएम तक ये स्पीड से चलती है ना। आप मिक्सी ग्राइंडर चालू करते होंगे तो देखते होंगे सेकंडों में कितना हाई स्पीड से ग्राइंडर आपकी घूमने लगती है। यूनिवर्सल मोटर है, लेकिन इसकी एक कमी होती है, इसको आप लगातार नहीं चला सकते। अगर आप मिक्सी ग्राइंडर को लगातार चलाएंगे 2 से 5 मिनट से 2 मिनट से ज़्यादा अगर चला देंगे तो हीट हो जाएगी। अगर फिर भी आप चलाते रह गए तो फिर वो आपकी वाइंडिंग मोटर जो है वो जल सकती है, जलने के चांस बढ़ सकते हैं, है ना। तो यूनिवर्सल मोटर की ये एक बहुत खराब विशेषता होती है, खराब क्वालिटी होती है ना। 25 ही क्वेश्चन है, देखें और भी सारे क्वेश्चन बनेंगे। अभी मेरे पास केवल और केवल 25 ही क्वेश्चन है। तो 25 क्वेश्चन का समाधान जो है वो आप तक, आपके नोटबुक तक आप तक पहुंच चुका है। अब आप दोबारा आपको बोल रहा हूं मैं कि आप अगर क्राइटेरिया को फुलफिल करते होंगे, और क्राइटेरिया आप फुलफिल कर रहे हैं या नहीं, जब आप इस वीडियो को देखेंगे तभी आपको पता चलेगी। तो आप वीडियो को जरूर देखिएगा, है ना, और समझिएगा
पीडीएफ भी डाउनलोड कीजिएगा, नोटिफिकेशन का पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा टेलीग्राम चैनल से, है ना। टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया गया है, तो आप सारा काम कीजिएगा, है ना। अब मेरा जो काम था, मेरा जो उद्देश्य था आज का आपके सामने आने का, वो मैंने पूरा किया। बस आपकी बारी है, इस वीडियो को शेयर कीजिए और दूसरे विद्यार्थियों तक इसको पहुंचाइए, ताकि उनको भी इस प्रकार का जो एनालाइज, हम एक सीरीज चलाएंगे इसको, है ना। 170-150 क्वेश्चनों की ये सीरीज है, और जब तक 150 क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक ये सीरीज हमारी चलती रहेगी। 3-4 क्लास में हम बिल्कुल निपटा देंगे 150 क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो में देखिए हम शायद तक 50 क्वेश्चन का सॉल्व कराएं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, है ना। हो सकता है इस बार नोटिफिकेशन ना मिला हो आपको, क्योंकि आपने चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करके रखिएगा, है ना। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।